नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम किसी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो आर्ट एंड कल्चर से होगा। जो टॉपिक होगा वो होगा मौर्य कला एवं मौर्योत्तर कला का जो वास्तुकला है उसके बारे में। तो पहले हम मौर्य कला पढ़ेंगे, उसके बाद हम मौर्योत्तर कला पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देरी ना करते शुरू करते हैं। मौर्य कला के दो भागों में बांटा गया है। पहला है दरबारी कला एवं लोकप्रिय कला। दरबारी कला के 3 भाग हैं, महल, स्तंभ एवं स्तूप। एवं लोकप्रिय कला के भी 3 भाग हैं, गुफाएं, मृदभांड एवं मूर्तियाँ। तो चलिए हम पहले दरबारी कला के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें महल, स्तंभ और स्तूप हैं। तो महल, मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य ने सामान्यतः जो महलों का निर्माण किया था वह उनकी शक्तियों का परीक्षण कराने के लिए किया था, ताकि लोग देख सके और जान सके कि उनकी शक्तियाँ कितनी हैं। पाटलिपुत्र में उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, साथ में कुम्भलहार में अशोक ने भी अपना राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के पर्सपोलिस के आकेमेनियन महलों से प्रेरित था। मुख्य निर्माण सामग्री उनमें लकड़ी थी और मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक के रूप में किया था। इसी प्रकार कुम्भलहार में अशोक का जो महल था वह एक विशाल संरचना था। उसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था एवं इसके 3 मंजिला था। महल को सामान्यतः सजाने के लिए मूर्तियों और मृदभांडों से सजाया गया था। स्तूप वैदिक काल से प्रचलित समाधान या टीले हैं, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा कराया जाता है, बौद्ध में भी कराया जाता है। तो वैदिक परंपरा से होते हुए इन्हें बुद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अशोक के राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध के मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे, जिनमें 8 में बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था और 9वें में उन बर्तनों को रखा गया था जिनमें वह अवशेष रखे गए थे। स्तूपों का जो कोर होता था वह कच्ची ईंटों से बना होता था एवं बाहरी सतह पक्की ईंटों से बनी होती थी और उसके ऊपर प्लास्टर की मोटी परत चढ़ाई जाती थी। अगर हम उदाहरण देखें तो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, उत्तर प्रदेश का पिपरहवा स्तूप। अब हम पढ़ेंगे स्तंभ के बारे में। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभ कला में बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। औसत 40 फुट जो यह स्तंभ चुनार पत्थरों से बनाए गए थे एवं उसके 4 भाग थे। सबसे लंबा मूठ या आधार का निर्माण करता था, जो कि एक ही प्रस्तर खंड से बना होता था। इसके ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट रखा जाता था। यह शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रेरित था एवं अत्यंत चमकदार होता था। इस शीर्ष या ललाट के ऊपर शीर्ष फलक होता था और शीर्ष फलक के ऊपर ज्ञान वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था, जिस पर पशु मूर्तियाँ रखी जाती थी। उदाहरण के लिए चंपारण का नंदनगढ़ लोहिया स्तंभ, सांची का सारनाथ स्तंभ इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे मौर्य कला के जो लोकप्रिय कला है उसके बारे में, जिसमें गुफाएं, मृदभांड एवं मूर्तियां हैं। गुफाएं, मौर्य काल के दौरान जो गुफाएं बनाई गई थी वह सामान्यतः जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं के आवास स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन्हें पहाड़ों से काटकर निर्माण किया गया था। इन्हें सजाने के लिए मूर्तियों से सजाई गई थी एवं मृदभांडों से भी सजाया गया था। अब हम जानेंगे मूर्तियों के बारे में। मौर्य काल में मूर्तिकला भी एक महत्वपूर्ण अंश रखता था, क्योंकि मूर्तियों के निर्माण के लिए यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादातर। प्रमुख मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की है। यक्ष और यक्षिणी के मूर्तियों का वर्णन सबसे पहले हमें शिल्पादिकार में देखने को मिलता है। मृदभांड, मृदभांड का उपयोग सामान्यतः बड़े बड़े महलों में सजावट के लिए किया जाता था। यह अत्यंत चमकदार एवं काले रंग का होता था, जिन्हें सजावटी विधि के लिए प्रयोग किया जाता था और यह सामान्यतः उनके धनित्व को दर्शाते थे कि वह कितने धनी है। मृदभांडों को सामान्यतः भंडार, किसी चीज़ के भंडार के लिए भी रखा जाता है, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उन्हें भंडार के लिए भी मृदभांड का उपयोग किया जाता था। अब हम जानेंगे मौर्योत्तर कला के बारे में। पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे जो छोटे छोटे साम्राज्य उभर कर आए थे। उसी के शासनकाल में, उन सभी के शासनकाल में जो कला का विकास हुआ उन्हें हम सामान्यतः मौर्योत्तर कला के रूप में जानते हैं। मौर्योत्तर कला के भी 2 भाग हैं, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला। तो स्थापत्य कला को पहले हम जानेंगे। उनमें प्रथम जो पॉइंट आता है वह आता है चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण। मौर्य काल के भांति मौर्योत्तर काल में भी चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण जारी रहा। इनमें 2 प्रकार के गुफाओं का निर्माण किया गया था,
चैत्य और बिहार। बिहार पहले से ही मौर्य काल से ही बिहार जो चले आ रहे थे निर्माण, जिन्हें सामान्यतः जैन भिक्षु या फिर बौद्ध भिक्षु अपना आवास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन चैत्य का निर्माण मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ। यह सामान्यतः एक समतलीय चतुष्कोणीय समतलीय छत होता था जिन्हें इनमें बनाया गया था, और इन्हें बारिश से बचाने के लिए पत्थर रोड़ी की दीवारें बनाई गई थी। इनका उपयोग सामान्यतः प्रार्थना कक्ष के रूप में होता था। अगर हम उदाहरण देखें तो कार्ल का चैत्य हॉल, अजांता की गुफाएं जिनमें 29 कुल गुफाएं हैं, जिनमें 25 बिहार हैं और चैत्य हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं वर्तमान भुवनेश्वर के निकट कलिंगराज खारवेल के अधीन इन्हें बनाया गया था। इनमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की गुफाएं को देखने को मिलती है। इन्हें सामान्यतः जैन भिक्षु अपने उपयोग के लिए लाते थे। उदयगिरी में 18 एवं खंडगिरी में 15 गुफाएं सम्मिलित है। उदयगिरी गुफा हाथीगुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, जो जैन नामांकन पत्र से शुरू होता है एवं कलिंगराज खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों के बारे में उल्लेख करता है। उदयगिरी में रानी गुम्फा गुफा है, जो 2 मंजिला है एवं इसे अच्छे से सजाया गया है। स्तूप मौर्य काल के भांति मौर्योत्तर काल में भी स्तूप अत्यंत महत्वपूर्ण अंश रखते थे, पर इसमें एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, यह आया कि इसमें जो लकड़ी के स्थान पर प्लास्टर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया। अब हम जानेंगे मौर्योत्तर कला के जो मूर्ति कला है उसके बारे में। इसमें 3 प्रकार के मूर्तियाँ देखने को मिलते हैं: गांधार शैली, मथुरा शैली एवं अमरावती शैली। तो पहले हम जानेंगे गांधार शैली के बारे में। गांधार शैली आधुनिक पेशेवर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब के पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र के इलाकों में इस शैली का विकास हुआ था। इसे ग्रीक इंडियन शैली या फिर गांधार शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच हुआ था। जहां प्रारंभ में मूर्तियों के निर्माण के लिए नील धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, वहीं उत्तरवर्ती काल में मूर्तियों के निर्माण के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया गया। बुद्ध की मूर्तियां जो थी वह रोमन शैली से प्रभावित थी, जो अपोलो की मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। मथुरा शैली 1ली से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के किनारे उत्तर भारत में इस शैली का विकास हुआ था, जिसे मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। मथुरा शैली में मूर्तियों के प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग को दिखाया गया है। इसमें तीनों धर्म, हिंदू, जैन एवं बौद्ध, तीनों धर्मों के प्रभाव को देखने को मिलता है। अगर हम इसमें मूर्तियों की बात करें तो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के सिर के चारों ओर घूमने वाले जो प्रभामंडल है वह अत्यधिक बड़ा एवं ज्यामितीय पैटर्न का था। इसमें हिंदू धर्म में भगवान शिव को सामान्यतः मुखलिंग या फिर लिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। तीसरा आता है अमरावती शैली। दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के किनारे में यानी कृष्णा नदी के तट पर इस शैली का विकास हुआ था। इसे अमरावती शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली में गतिशील आकृतियों पर अधिक बल दिया गया। इस शैली में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ मूर्तियों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।